आज सुबह आने के लिए धन्यवाद। आई विल स्पीक ब्रीफली इन बोथ द लैंग्वेजेस और आपको एक बहुत विस्तृत रूप से हैंड आउट देंगे AICC से, जिसमें एनेक्स्चर्स भी है, लेकिन पहले 2-3 पन्ने ही उसके मुख्य धारा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोरोना से लड़ाई का हर जुमला पड़ गया है फीका। कोरोना से लड़ाई का हर जुमला पड़ गया है फीका। न मिल रहा है ऑक्सीजन, न मिल रहा है टीका। इसीलिए देश पूछ रहा है, ये देश आज दवाओं की इतनी किल्लत क्यों आई है? आज दवाओं की इतनी किल्लत क्यों आई है? अच्छे दिनों का झूठा वायदा करके क्यों चुप बैठा हरजाई है? ये वायदे, ये झूठ आपके समक्ष एक्सपोज करना हमारा उत्तरदायित्व है। मची है देश में कोरोना के हाहाकार। जुमला छोड़ें, जुमलों को छोड़ें, संक्रमण पर लगाम लगाएं आदरणीय मोदी सरकार। मैं 2 भागों में आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। पहली तो वो बात जिससे आप पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन फिर भी उनको वापस दोहराना अति आवश्यक है संक्षेप में, कि आज विश्व में भारत की जो बहुत बड़ा सुनाम हो रहा है, वो सुनाम सबसे पहले हो रहा है कि दुनिया का सबसे कठिन क्षेत्र कोविड के मामले में, मैं जानबूझकर सीमाओं के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वर्ल्ड्स वर्स्ट आउटब्रेक। सब जगह ये चौंकती हुई, चीखती हुई हेडलाइंस हैं। आज हमारे सभी दोस्त, जानकार, आम आदमी, नागरिक अस्पताल में पलंग के लिए ही सिर्फ नहीं रो रहा है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दवाइयों के लिए आज दवाई चोरी एक नया पेशा बन गया है और दफन करने के लिए, कफन के लिए, शमशान घाट के लिए क्यों लगाने पड़ रहे हैं, मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद। आज इस देश में जितना आक्रोश है उसका आप आंशिक रूप भी नहीं देख रहे हैं। और आज कुछ ही महीनों पहले हम अपने आप को, भारत सरकार हमेशा की तरह पीठ थपथपा के बधाई दे रही थी कि हम एक ऐसा देश हैं जिसने विजय पा ली है कोरोना के ऊपर। वो ऐसे कई वक्तव्य कुछ महीनों पहले के आज आप समक्ष रखिए उसके, जहां 3.5 लाख इन्फेक्शन प्रतिदिन हैं और लगभग 2500 से 2800 मृत्यु हैं। और हम अभी अंडर रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ औपचारिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो निश्चित रूप से अंडर रिपोर्टिंग है। आज चाहे हमको आप नंबर 1 कहें या ब्राजील को 1 कहें, हमारी गति ब्राजील के आगे जाने से बहुत ज्यादा तेज है जाने के लिए। मृत्युओं में, फेटिलिटीज में हम कम से कम दूसरे नंबर पे हैं। इन्फेक्शंस में हम पहले और दूसरे नंबर के बीच में हैं और बहुत निकट भविष्य में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। आज जहां हमारी पॉजिटिविटी रेट 3% सिवाय, पहले तो वैसे 3 से भी कम थी, आज 16% है, 5 गुना कुछ ही हफ्तों महीनों में। दिल्ली में 30,000 के लगभग केसेस प्रतिदिन हैं। आईसीयू प्रति बेड, आपको पता है आईसीयू में कितने पलंग होते हैं, कितने बेड्स होते हैं? एक बेड के लिए 353 लोग हैं प्रति 10 लाख की जनसंख्या में। ये नागपुर का आंकड़ा है। मुंबई में 194 है ये आंकड़ा, यानी 194 पेशेंट्स पर आईसीयू बेड पर मिलियन। आज जो दुखद प्रसंग हम देखते हैं दिन प्रतिदिन अपने चैनल्स पे, आपकी मीडिया पे, जो हो रहा है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कुछ हद तक मैं कहूंगा महाराष्ट्र में भी, जो कितने हजारों सैकड़ों लोग मृत हो रहे हैं, लेकिन
कुछ विशेष प्रदेशों में रिपोर्टिंग और टेस्टिंग नहीं हो रही है। हमारे को बताया गया बार बार कि हमारे पास इतने वैक्सीन हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में, कि कोई चिंता की बात नहीं है। अबंडेंट स्टॉक पाइल। इस आधार पे अपने नाम को सुनाम करने के लिए सरकार ने एक वैक्सीन डिप्लोमेसी विश्व भर में शुरू कर दी। उसके अंतर्गत अभी हाल के आंकड़े हैं कि पिछले कुछ महीनों में, सिर्फ मैं कुछ महीनों की बात कर रहा हूं, 5.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात की गई है। आप ये सोचिए आंकड़ा, और अपनी यहां की हालत देखिए हिंदुस्तान की। रेमडेसिविर की क्या हालत है आप हर दिन सुनते हैं। ऐसे 11 लाख निर्यात हुए इंजेक्शन, 9,300 मिलियन टन ऑक्सीजन की त्राही त्राही यहां पर हम हर दिन देख रहे हैं, और 2 करोड़ कोविड टेस्टिंग किट्स प्रति माह निर्यात। और साथ साथ जुमला उपदेश, 7 अप्रैल को मुझे दुख हुआ, हंसी आई, आक्रोश हुआ कि घोषणा की गई कि अकेले आप गाड़ी में चल रहे हैं बिना मास्क के तो आपको फिर भी प्रतिबंधित या पिनलाइज किया जाएगा, जो शायद सही हो। उसी दिन हमने देखा टीवी पे कि माननीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में मास्क के बिना सैकड़ों की तादाद में लोगों से इधर उधर जाके फूल रिसीव कर रहे थे और फेंक रहे थे। खैर, दूसरा जो मेरा मुख्य उद्देश्य आज है वो है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बीता हुआ कल वाले इंटरवेंशन की कड़ी निंदा करना और कहना कि वो बिल्कुल अनावश्यक था, वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। वो गलत इसलिए था क्योंकि वो अपने आप सुओ मोटू सुधार के लिए नहीं किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के रिएक्शन में किया गया। ये इसकी जो उजागर या इसका ओरिजिन है, जो शुरुआत है, वही गलत है। नंबर 2, वो गलत है क्योंकि आज डिसेंट्रलाइजेशन, फैलावा, न कि केंद्रीकरण की आवश्यकता है, न न्यायपालिका में, न कार्यपालिका में, न समाज में, जहां तक कोविड का सवाल है। वो गलत इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय कभी वो नहीं कर सकता, करने में सक्षम भी नहीं है, कर भी नहीं सकता जो हमारे उच्च न्यायालय कर रहे हैं लोकल स्तर पे। उदाहरण के तौर पे जो 9 बजे रात को उच्च न्यायालय ने राहत दी, कम हो ज्यादा हो, पूरा प्रयत्न किया राहत देने का ऑक्सीजन के विषय में दिल्ली के आम आदमी को। क्या वो अलग अलग भागों के लिए उच्चतम न्यायालय कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये इंटरवेंशन, ये हस्तक्षेप उच्चतम न्यायालय का गलत है क्योंकि आखिरी मिनट जब माननीय मुख्य न्यायाधीश का 1 दिन बचा है, उसके वक्त इस प्रकार से हस्तक्षेप करना कि जो कुछ पूरे अखिल भारतीय स्तर पे विभिन्न हाई कोर्ट ही नहीं लेकिन और संस्थाएं कर रहे हैं, उसमें एक, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें एक फ्रीजिंग, पैरालाइजिंग दुष्प्रभाव होता है, सब रुक जाता है। वो गलत इसलिए है कि लोकल मुद्दों को एक यूनिफॉर्मिटी की कसौटी, जो कि बिल्कुल गलत बिल्कुल हर रूप से गलत भारत के लिए है, उस आधार पे ये किया जा रहा है। तो सिद्धांत जो इस आदेश का है वही गलत है मूल रूप से। वो गलत है क्योंकि इससे हिम्मत, जागरूकता, हौसला उन संस्थाओं का, जैसी कई गैर सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओज, हाई कोर्ट्स इत्यादि इत्यादि, विभिन्न व्यक्ति जो ऐसा काम लोकल लेवल पे कर रहे हैं, वो प्रतिबंधित हो जाते हैं, झिझक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये गलत है क्योंकि इससे एक अनायास समर्थन मिलता है केंद्र सरकार को, यद्यपि वो सरकार कोविड के हर क्षेत्र में विफल और असफल रही। ये गलत है क्योंकि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं इस मुद्दे पे, उन सबको दरकिनार किया गया
और एक ऐसी संकीर्ण सर्कल को बनाया गया जहां से प्रॉब्लम की उपज है, वहां हल कैसे निकल सकता है। इसमें उन स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एनजीओस हो, चाहे वो जन साधारण के लिए जिन्होंने बहुत काम किया हो वो लोग हो, वकील ऐसे जिनका एक स्थापित रिकॉर्ड है इस विषय में वो हो, जो लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं वो हों, और तो क्या देश के संवैधानिक प्रथम नागरिक, संविधान कानून के अनुसार अटॉर्नी जनरल, उन सबको दरकिनार कर दिया गया। ये गलत है, और ये इसलिए भी गलत है कि जब 15-18 महीने से उच्चतम न्यायालय या तो संभवतः करना नहीं चाहता था या कर नहीं पाया, कोई भी ऐसा सीधा ठोस काम जिससे कि कोविड के विषय में जो भी तकलीफें हैं उनमें स्थायी रूप से हीलिंग टच हो, आराम मिले, हल हो। तो जब ये हालत थी पिछले 15 महीने से, तो इस वक्त जब पीक है तब उस वक्त हस्तक्षेप करना मैं समझता हूं बिल्कुल ही गलत होगा। तो अंत में इस आधार पे, और आपको सब हैंडआउट मिलेगा जिसपे कि सब डिटेल्स हैं, मैं वो प्रश्न, मुद्दे अंकित करना चाहता हूं जिनके बारे में मैंने आपसे वार्तालाप किया है। पहला मुद्दा या पहलू कि जब उच्च न्यायालय देश के विभिन्न 5-7 और भी कहीं बहुत ही जागरूकता से, बहुत ही तत्परता से नागरिकों के जीवन के वो हर मुद्दों को डील कर रहे थे जो कोविड से तकलीफ में पड़ता है, केस बाय केस आधार पर कर रहे थे, तो क्या आवश्यकता थी इस अचानक हस्तक्षेप की। दूसरा मुद्दा, एक व्यक्ति को अमाइकस बनाना जो भारत में रहते नहीं हैं, जिनको भारत का निकटतम जमीनी रूप से संज्ञान नहीं है, और जिन्होंने इस दलील और तर्क को शुरुआत की थी एक कंपनी से के विषय में, यद्यपि वो बात थी ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए, लेकिन वही कंपनी जो बंद थी, प्रतिबंधित थी, और जो उच्चतम न्यायालय ने कई महीनों से खोली नहीं थी, उस संदर्भ से ये बात शुरू हुई और उसमें इस व्यापक मुद्दे पे अमाइकस बनाया गया। नंबर 3, ये तब हुआ जब, जैसा मैंने कहा, संविधान के प्राथमिक कानूनी नागरिक अटॉर्नी जनरल के बारे में सोच भी नहीं हुई, बुलाया भी नहीं गया, कहा भी नहीं गया। नंबर 4, वैक्सीन निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी चीज है और हमें उसका कवरेज हर दिन, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण बढ़ाना है, लेकिन ये हमने कहीं नहीं देखा कि एक ही वैक्सीन की 3, अभी तक तो सिर्फ 3 मालूम हुई हैं, भिन्न भिन्न विभिन्न कीमतें एक ही चीज की, जो पहले दिन, पहले क्षण, पहले ईयर, पहले सेमेस्टर में जो अर्थशास्त्र के लिए विद्यार्थी बैठता है वो भी जानता है कि जब आप इस प्रकार के 3-3 कीमतें रखते हैं तो वो नफाखोरी, गैर कानूनी काम, होर्डिंग इत्यादि इत्यादि की सबसे अच्छी तरीका होते हैं, सबसे ज्यादा उसको प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए आपको कोई अर्थशास्त्र का पीएचडी होने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5, आज 1.5 साल से आप प्लान नहीं बना पाए, जिसकी बात कल उच्चतम न्यायालय ने की। और सबसे आवश्यक है कि पूरा दुनिया जानता है कि लगभग सितंबर से इसके कई म्यूटेशंस, कई बदलाव इस वायरस में आ गए हैं, और यह भी पूरा दुनिया 200 वर्ष से जानता है कि ऐसे पेंडेमिक दूसरे और तीसरे वेव में आते हैं इन बदलावों के आधार पे। आपने सितंबर से अभी तक इस बारे में सोच से ज्यादा रिसर्च से ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाए। क्या कर रहे थे आप? अपने आप को थपथपा रहे थे कि हम तो जीत गए, विजय पा गए कोविड पे। क्यों? 7वां प्रश्न, इस देश में विशेष रूप से 3-4 प्रदेशों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात में, ये 3 मैं नाम ले रहा हूं, बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, इन्फेक्शन की भी और मृत्युओं की भी। जो आंकड़े हम आप आज बोल रहे हैं और जो वास्तव के आंकड़े हैं उनमें कोई
मेल शायद नहीं है। क्यों दिल्ली में इतने टेस्ट कम हो गए हैं? 7वां मुद्दा, 1 लाख से कम माना गया है, जबकि इसका विपरीत होना चाहिए। अभी पीक में टेस्ट तो इससे कहीं ज्यादा होने चाहिए। 8वां, क्यों 3 से 5 दिन, 3 दिन ही मान लीजिए, वैसे 5 दिन भी लगते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट में लगते हैं। उस पूरे टेस्ट का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है जब आप 6-8 घंटे क्यू में खड़े होकर टेस्ट करते हैं। उसके 5 दिन बाद या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। उस दौरान तो आप 2-3 बार कोविड से वापस ग्रस्त हो सकते हैं। 9वां, क्यों देश के 2 सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ ओहदे वाले पदासीन व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, ने अपना निवास स्थान चुनाव के आधार पर एक पूर्व के प्रदेश पश्चिम बंगाल को बदल दिया पिछले 2 महीने से। ये तब जब दिन प्रतिदिन ये देश संघर्ष कर रहा था कोविड के निरंतर बढ़ोतरी के साथ, और इस विषय में गृह मंत्रालय सीधा नोडल मंत्रालय है। अभी हमने क्यों, मेरा 10वां प्रश्न, क्यों जब हमने अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री का संदेश सुना तो उसमें एक ठोस बात नहीं थी। ठोस आंकड़े, ठोस तथ्य ऑक्सीजन के विषय में, पलंगों के विषय में, आईसीयूज के विषय में, वेंटिलेटर के विषय में, आयात निर्यात के विषय में, स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन के विषय में, इत्यादि इत्यादि। क्यों उसमें सिर्फ जुमले, उपदेश? देश को आपने थोड़ा भी आश्वासन तथ्यों के आधार पर क्यों नहीं दिया? क्यों इस देश में सब चीजों की कमी है और क्या सरकार ठोस रूप से कर रही है उस कमी के लिए, सिवाय जुमलों के, सिवाय उपदेश के? और अंत में आज तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री क्यों खुल के बात नहीं करते पीएम केयर्स फंड के विषय में? एक वाक्य में माननीय प्रधानमंत्री कब केयर करना शुरू करेंगे? और चीजों के बारे में नहीं, इस विषय के बारे में। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।